ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही डेलिबरेटली वो डाले हैं जो कल रिएक्शन के बेस पे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है, क्या उन्हीं रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे? ऑफ कोर्स मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले जो उन रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट दैट इज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर है कि अगर आप किसी भी चैप्टर की नेम्ड रिएक्शंस, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, तनिष प्लीज। सो यू नो पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर होता है कि जब आप किसी रिएक्शन की नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से कर लेते हो तो देयर आर 50 to 70% ऑफ द रिएक्शंस जो आपको सीधा क्वेश्चन मिलेंगे। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। प्रियंका, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। कल जो मैंने आपको 10 रिएक्शन दी थी उनमें से एक ये रिएक्शन थी। जिस बच्चों ने 3 बार लिखी होगी उसको देख के पता लग जाएगा कि जब हम फिनोल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रखते हैं तो NO2 हर ऑर्थो पैरा पे जाता है और पिक्रिक एसिड बनती है। और कल जब मैंने ये 10 रिएक्शन दी थी, इट इज नॉट अ नेम्ड रिएक्शन, बट मैंने आई थिंक ये रिएक्शन डाली थी कि व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। आप एग्जाम में जाओगे आपको सीधा ये क्वेश्चन मिल रहा है, और कल जिन्होंने ये रिएक्शन 3 बार लिखी होगी उनको तो ये क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं लगा होगा कि फिनोल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 जाएगा, नाइट्रेशन होगी, लेकिन एक ऑर्थो पैरा पे ही NO2 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, and 2, 4, 6 trinitrophenol. So what my motive is putting this question, मुझे पता है कि कल मैंने ये रिएक्शन दी थी, लेकिन जब मैं सैंपल पेपर उठाती हूँ मुझे ये क्वेश्चन बार बार नजर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इथाइल क्लोराइड, इथाइल 2 कार्बन वाला अल्काइल प्लस NaOC2H5। कल जिन्होंने विलियमसन सिंथेसिस 3 बार लिखी होगी उनको इन रिएक्टेंट्स को देख के जरूर लगेगा कि इसमें कुछ विलियमसन सिंथेसिस जैसा है, क्योंकि विलियम सिंथेसिस में हम RXRONA, मतलब एक अल्काइल के साथ X लेते हैं और दूसरे अल्काइल के साथ ONA लेते हैं ताकि NaCl चला जाए और ROR बन जाए। बट यू नो व्हाट, केमिस्ट्री क्या चीज़ है। अगर बाय चांस किसी बच्चे को नहीं भी पता कि ये विलियमसन सिंथेसिस है, अगर उसको इतने लॉजिक्स है ना कि मैम हमेशा ये बताती है कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लेके उड़ा दो और पीछे से जो बचा उसको जोड़ दो, है ना, तो प्रोडक्ट तो वो भी बना सकता था अगर किसी को नहीं भी पता कि ये विलियमसन सिंथेसिस है, लेकिन उसके बेसिक्स क्लियर है कि केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग रिएक्शन इज कि जब 2 रिएक्टेंट होते हैं और अगर उसमें आपको कोई पॉजिटिव एंटिटी नेगेटिव एंटिटी दिख रही है तो उसको उड़ा दो, पीछे से C2H5 विद O जुड़ जाएंगे क्योंकि O है। एंड व्हाट इज O? ईथर। एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस एंड द ओनली रिएक्शन ऑफ ईथर्स, विलियमसन सिंथेसिस। कितनी बार मैं बोलती हूँ कि अगर अच्छा ईथर प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं आता, विलियमसन सिंथेसिस कर लो। मतलब कुछ टॉपिक्स तो इतने पेट हैं जो आपको मतलब भूल के भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो कल जिन्होंने विलियमसन सिंथेसिस 3 बार लिखी होगी उनको क्या ये देख के पता नहीं लगा होगा कि ये RX है और ये RONA है, NaX जाएगा, पीछे से ROR बनेगा विच इज ईथर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईथर वंश? कैन यू टेल मी ये जो ईथर बना इसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर, या अगर इसको IUPAC नेम देना है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी क्यों? क्योंकि IUPAC कहता है कि एक अल्काइल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के आगे लिखा जाए, तो इथाइल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे इथॉक्सी और पीछे भी 2 कार्बन रह जाएंगे। बट वेल सेड, इट इज डाइइथाइल ईथर आल्सो, सो यू कैन आल्सो राइट इट एज डाइइथाइल ईथर। समझो डिफरेंस, समझो कि नेम्ड रिएक्शंस की पावर क्या है। जब से ऑर्गेनिक्स शुरू हुई है एंड तक द लास्ट डे ऑफ योर ट्यूशन में यही बोलते रहूंगी कि गाइस मास्टर योर नेम्ड रिएक्शन, मास्टर ऑल द केमिकल टेस्ट, आपकी 80% ऑर्गेनिक्स निकल जाएगी। 20% मुश्किल वाली के लिए फिर मैं आपको अगला रास्ता बताऊंगी कि मैकेनिज्म्स करो, रीजनिंग क्वेश्चन करो। बट जिन्हें स्टार्ट करना है ना, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, पहले आप अपनी नेम्ड रिएक्शंस लर्न कर लो। आपको 10 दिन के अंदर डिफरेंस, जिनको अभी तक ऑर्गेनिक्स नहीं आ रही वो 10 दिन बाद जब क्वेश्चन बैंक करेगा उससे क्वेश्चन होने लगेंगे, उसको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बिलीव मी। अगला देखो, अब जैसे मेरे को बी पार्ट में इसने बोला योगेश ने, व्हेन आई वाज टैपिंग हिम, की बहुत अच्छा करा,
उसने कहा कि मैम इसमें एस्पिरिन बनेगा। ये अच्छे अच्छे बच्चों को रिएक्शन नहीं आती होती। जब हम सैलिसिलिक एसिड में ये एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं तो एसिटाइल H को रिप्लेस करता है। कौन से H को? कार्बोक्सिलिक एसिड के H को नहीं, फिनोल के H को। ये क्योंकि अगर आप फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज करो ना, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज करो, तो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज एसिटाइलेशन। व्हाट इज एसिटाइलेशन? कि अगर हम किसी भी अल्कोहल को किसी एसिटाइल वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CH3COH को रिप्लेस कर देता है। CH3COH को रिप्लेस कर देता है। अगर किसी को ऐसे नहीं बनाना होता, सिंपल ऐसे लिख दो, मतलब COCH3, मतलब ये वाला CH3COH की जगह पे लग जाएगा। अब ये क्या बन गया? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज एस्पिरिन। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब योगेश ने बोला कि मैम इसमें एस्पिरिन बनना है ना। फॉर मी अ स्टूडेंट लाइक हिम, आई एम नॉट लाइक डिग्रेडिंग हिम, लेकिन एक एवरेज बच्चा जब अच्छे बच्चों जैसी बातें करने लग जाता है, इंटेलिजेंट बच्चों वाली बातें करने लग जाता है, यू ऑलरेडी फील दैट ही इज मेकिंग अ डिफरेंस। और कल मैंने आई थिंक 10 रिएक्शन में ये भी डाली थी एस्पिरिन वाली रिएक्शन। तो एस्पिरिन, अब आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा ये सैलिसिलिक एसिड है, जबकि ये कॉल्बीज रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्या इसको पहचानते हो तुम? ये किस रिएक्शन में बनता होता है सैलिसिलिक एसिड? पहली रिएक्शन जो 3 बार लिखने के लिए दी थी, कॉल्बीज में फिनोल के ऑर्थो पे क्या आ जाता है? CO। तो इट इज नॉट सैलिसिल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। अब अगर तुम्हें सैलिसिलिक एसिड से आगे एस्पिरिन बनाना हो तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, बिकॉज एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ एसिटाइल, इट्स अ सोर्स ऑफ एसिटाइल। अब इसको कैसे पता लगा मैम इसमें एस्पिरिन? जान दिस, अगर करोगे तो तभी याद आएगा ना। जब करोगे ही नहीं, जब 3 बार लिखा ही नहीं है, तो सपने थोड़ा आ जाएंगे कि एस्पिरिन बनेगा। सो टू नो यू हैव टू लर्न। ऑर्गेनिक्स में हमेशा बोलते हो पहले याद करेंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मेमोराइज ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, हाउ विल यू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड? And I'm very happy when people give me answer कि मैम इसमें एस्पिरिन बना दो, मैम ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें H की जगह पे CH3CO लगा दो, क्योंकि ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका H एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का H नहीं एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस होता। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इवन इफ यू डू नॉट नो द होल कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन तो करना आ गया ना कि सैलिसिलिक एसिड से अगर एस्पिरिन बनाना है तो उसके H को एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, दिस इज एसिटॉक्सी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने IUPAC नेम नहीं छोड़ने। मतलब आपको पता है कि सैलिसिलिक एसिड, इसका IUPAC नेम पता होना चाहिए। कौन बताएगा इसका IUPAC नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड तुम्हें पता है कि OH और COH, हाँ 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि प्रेफरेंस इसको देंगे। 2 पे कौन लगा है? हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गई? बेंजोइक एसिड। इतनी क्लैरिटी रखो कि अगर आप एक चीज कर रहे हो उसको ढंग से करो, पार्शियली नहीं छोड़ना उसको कि ठीक है OH के साथ COH है, दैट इज एरिसिलिक। यू शुड नो इट्स IUPAC नेम, बिकॉज मैंने कई बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन आते देखा है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन कॉल्बीज रिएक्शन। बच्चा फटाफट लिखता है कॉल्बी रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड। माय डियर, इट इज नॉट IUPAC नेम, इट इज इट्स पॉपुलर नेम। उसका IUPAC नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी। सिमिलरली जब इसके H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप लग रहा है CH3CO, तो इसको एस्पिरिन बोलते हैं, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। सो ऊपर देखो, ऊपर भी योगेश ने एकदम से बोला कि मैम फिनोल में क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं रिमेटिमेट, और कल मैंने रिमेटिमेट भी 3 बार दी थी। तो जो बच्चे लिमिट रिएक्शन करेंगे उनको जब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो उनके हाथ ऐसे चलेंगे कि यार वे क्वेश्चन मैं पहले कर लेता हूँ, ये तो रिमेटिमेन है। और रिमेटिमेन में आपको पता है क्या होता है? फिनोल के ऑर्थो पे CHO लग जाता है, यानी कि क्या बन जाता है? सैलिसिलिक C6। पूरी नहीं भी करके दिखानी, क्योंकि उन्होंने पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म डाला है, एंड में H पॉजिटिव डाल दिया। एक्चुअली पूरा तो इसका क्या वे है, पूरी रिएक्शन तो क्या है? पहले NaOH
फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट करता है, फिर क्लोरोफॉर्म अटैक करती है क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके ऑर्थो पे CHClCl, फिर 2 Cl की जगह पे OH CHO, और यहाँ Na है तो एंड में आप H पॉजिटिव डाल रहे हो। तो मतलब पूरा तरीका तो रीमटिमन ने जिन्होंने करी है वो ऐसे करके दिखा सकते हो। अगर बाई चांस इसको नहीं आती तो सीधा प्रोडक्ट बना देना कि रीमटिमन में क्या बनता है, बेंजीन के OH के ऑर्थो पे CHO, बेंजीन के ऑर्थो पे। तो अगर आप इतनी आगे भी पहुंच चुके हो कि एटलीस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म एंड NaOH आपको पता लगता है कि ये फिनोल की रीमटिमन रिएक्शन है और इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड बनेगा, तब भी आप काफी आगे पहुंच रहे हो। एटलीस्ट आप रिएजेंट्स को देख के पहचान पा रहे हो कि ये रीमटिमन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं। जैसे पिछले रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहे थे सैलिसिलिक एसिड में, तो इसमें एस्पिरिन बनेगा। दिस इज अ स्टेप अहेड, आप आगे चल रहे हो। लेकिन अगर आपको रिएक्शनें 3 बार लिखने के बाद भी रिएजेंट देख के पहचान नहीं आ रही तो 2 बार और लिख लो, थोड़ा 5 बार कर लो। चलो सी पार्ट था प्रोपेन इज ट्रीटेड विद B2H6। क्या मैंने एक रिएक्शन दी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके रिएजेंट क्या होते थे? और मैं क्या कहती हूँ, जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है बनता फिनोल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो सिंपल आपने इसमें कुछ नहीं करना था, प्रोपेन बनानी थी, प्रोपेन बनाकर रिएजेंट B2H6 हाइड्रोबोरेशन वाले लिखने थे, लेकिन ऐड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही करने, एंटी मार्कोनिक, नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव टू लेस। कितनी बार मैंने बता दिया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने कोई BH3 ऐड नहीं करनी, वो तो मैकेनिज्म है। अगर आपको 1 नंबर का एक रिएक्शन आई है कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेन इज ट्रीटेड विद B2H6 और B2H6 को देख के क्यों नहीं समझ आएगा ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, नाम ही है हाइड्रोबोरेशन, B2H6 ऑक्सीडेशन, H2O2 कर रहा है। और इन रिएजेंट्स का एक ही काम था, प्रोपेन से एक ऐसा अल्कोहल बनाना जिसमें OH2 पे ना जाए, प्रोपेन 2 ओल ना बने, क्या बने, प्रोपेन 1 ओल। मिनट्स लगेंगे, मिनट्स बच्चों को प्रोडक्ट बनाने में कि B2H6 डाल रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, चक अल्कोहल बना अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। वो फटाफट प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बना के आएगा। See the power of learning the named reactions, power of learning the named reactions। इतनी जल्दी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे जो रिलेटेड टू नेम्ड रिएक्शन होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि नेम्ड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। पहले एक पार्ट तो करो अच्छे से, फिर मैं आपको इनके मैकेनिज्म्स लर्न करवा दूंगी। गिन के ऑर्गेनिक्स के 3 से 4 मैकेनिज्म्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक दिन मैं आपको मैकेनिज्म्स वाली क्लास लगाऊंगी कि गाइस गो एंड लर्न ऑल दिस मैकेनिज्म्स। तो आपको सैम्पल पेपर में कोई भी चैप्टर का मैकेनिज्म आएगा, आपको मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दिन रीजनिंग वाले कर लेंगे। सो दिस इज द वे वी शुड डू दी ऑर्गेनिक्स। ये एक तरीका है। इवन अगर आप अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर भी कर रहे हो, आपने सारी नेम रिएक्शंस करनी है, तो उसमें खुद टिक लगाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नेम रिएक्शन से रिलेटेड लग रहे हैं। पहले मैं वो करूंगा, फिर मैं मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, पैनिक मत करो, भी मैंने मैकेनिज्म करा ही नहीं है, मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। तो जब आप बाद में क्वेश्चन बैंक देखोगे आपको लगेगा कि हाँ अल्कोहल फिनोल ईथर के मेरे ये क्वेश्चन डन है। अगली बार आप मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन उठाओगे, एक ही बारी में पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे, लूज हो जाएगा इंटरेस्ट, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, डीमोटिवेट होगे, बुक बंद कर दोगे। तो देर इज अ वे ऑफ स्टडिंग। आप एक चैप्टर उठा रहे हो, उसके नेम्ड रिएक्शंस कर रहे हो, उनके केमिकल टेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप इतना तो आपको दिमाग ही बता देगा कि क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इज इट रिलेटेड टू द नेम्ड रिएक्शन और केमिकल टेस्ट, टिक करो कि ये मैं अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा ये मैकेनिज्म आ गया, इसको छोड़ दो। अच्छा फिर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, भी छोड़ दो। एंड में आपकी बुक पे जब आपको टिक लगे हुए नजर आएंगे ना कि मैंने ये क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर के कर रखे हैं, जो पार्ट बचा है वो मैंने बाद में करना, आपको खुद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम यू विल ओपन अल्कोहल फिनोल ईथर, यू विल नो द टारगेट कि आज मैंने मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन करने हैं। चलो मेरा एक चैप्टर डन हो गया। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 क्वेश्चन, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, डिमोटिवेशन आएगी तो नहीं बनेगी बात। तो स्ट्रक्चर बना के खुद के टीचर बनो, खुद का टेस्ट लो। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बच्चे थे जब मेरे पास, मैं पढ़ा नहीं पा रहे थे तो मैंने उनको छोड़ दिया था बीच में, मिडल में। तो उन्होंने they didn't go to any other tuition, वो किसी ट्यूशन में गए नहीं, मुझे 2 महीने मिनते मारते रहे। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ के खुद के टेस्ट लिए,
क्वेश्चन लिखते थे, आंसर लिखते थे, एक दूसरे के चेक करते थे। ये होती है सेल्फ मोटिवेशन। और जब तक वो नहीं आएगी कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता। किसी टीचर के पास चले जाओ। चलो एनीवेज, अगला क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट वाला। मैंने आपको एक कपलिंग रिएक्शन दी थी। कपलिंग रिएक्शन एज ए टेस्ट भी यूज होती है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन में सिर्फ फिनोल शो करते हैं। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल, जिन्होंने कपलिंग रिएक्शन करी होगी थोड़ा सा रिकॉल करो, उसमें क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं, वो जुड़ जाते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन एंड डबल बॉन्ड एन, एजोडाई बन जाती है ऑरेंज रेड कलर की। एंड पॉइंट इज दैट कि कपलिंग रिएक्शन इज ओनली शोन बाय एंड नॉट एनी अदर अल्कोहल। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फिनोल को डिस्टिंग्विश करना होगा फ्रॉम एनी अदर अल्कोहल और ईथर और व्हाटसोएवर, जस्ट क्लिक ऑन द कपलिंग रिएक्शन। आपको मिनट लगेंगे कि फिनोल के कपलिंग रिएक्शन लिखो। कपलिंग रिएक्शन आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट शो करते हैं, मतलब फिनोल के साथ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फिनोल का पैरा वाला H, कभी मैं फिनोल को सीधा नहीं बना रही, ऐसे टिल्टेड बना रही हूँ ताकि उसके पैरा वाला हाइड्रोजन डाइजोनियम क्लोराइड के क्लोरीन के सामने आए। जैसे ही HCl रिमूव होगा, जैसे ही HCl रिमूव होगा, N डबल बॉन्ड N, मतलब वो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दीज आर एजो कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, ये एजो कलर्ड कंपाउंड है और ये ऑरेंज कलर की डाई है। नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि पैरा पे लगा हुआ है। सो फिनोल, जैसे ही आप डाइजोनियम सॉल्ट में फिनोल डालोगे कपलिंग रिएक्शन होगी, ऑरेंज रेड कलर की डाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें इथेनॉल डालते, अगर आप इस डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डालते, नो रिएक्शन। तो आपने या तो कपलिंग रिएक्शन करी है, बट ये एज ए केमिकल टेस्ट भी यूज हो रही है और इसका नाम होता है एजोडाई टेस्ट। अब तो एक चीज याद करके दो क्वेश्चन हो गए, कपलिंग रिएक्शन भी हो गई और एजोडाई टेस्ट भी हो गया। बट क्लैरिटी रखो कि कपलिंग रिएक्शन और एजोडाई टेस्ट मैंने तभी लिखना है अगर मुझे फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है, विच इज अ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एनी अदर अल्कोहल। अगर दो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होगा फिर मेरी कपलिंग रिएक्शन काम की। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों में, नो कंफ्यूजन, तभी फायदा होगा। यही कपलिंग रिएक्शन कर ली, पता है नहीं उसका यूज क्या है। कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम अल्कोहल, हमें आता नहीं। तो मैंने घर आके बोला कि कपलिंग रिएक्शन, वो तो हमें आती थी बट हमें ये नहीं पता था कि इसमें लगानी है। जब भी कोई चीज पढ़ते हो ना उसको समझो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ी, उसको समझो, लगानी कब है, जब अल्कोहल एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से बनाना है, यानी कि जब OH 1 पे लेके जाना है। तो कल को अगर आपको ये कन्वर्जन आ गई कि कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल, तब तुम्हें याद आ जाएगा यार इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही लिखनी है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन OH को 1 पे लेके जाती है। चीजें रिलेट करनी भी बहुत जरूरी है। कपलिंग रिएक्शन कर ली, पता है नहीं, समझो कि कपलिंग रिएक्शन शो कौन कर रहा है, ओनली फिनोल। तो कल को अगर कपलिंग रिएक्शन आई बट मुझे कोई ऐसा केमिकल टेस्ट लिखना होगा जिसमें मुझे फिनोल को किसी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना है, तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग टू राइट कपलिंग रिएक्शन। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आता होता है बट उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज किस क्वेश्चन में लगानी है। अब मैं घर आके उनको बोलूंगी कि यार इसमें तो कपलिंग रिएक्शन, मैम वो तो हमें आती थी पर ये नहीं पता था कि इधर लगानी है, तो वो तो फिर स्टडी वेस्ट हो गई ना। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग समथिंग, सोचो। और मैंने नोट्स बनवाए ऐसे हैं कि आप अगर अपने नोट्स पढ़ोगे उसमें हर जगह लिखवा रखा है कि इसका यूज कहाँ पे है, ये कैसे करना है, इसमें क्या हो रहा है। लास्ट प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनटोल। प्रोपेनॉल 1 डिग्री है, प्रोपेनॉल OH 1 पे लगा हुआ है और प्रोपेनटोल में 2 पे ओल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री है। जो आपको अगले दो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना था, प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, देख के ही पता लग रहा था कि एक तो 1 डिग्री है क्योंकि प्रोपेनॉल में ओल किस पे लगा हुआ है, नहीं बता रखा तो 1 पे ही है। दूसरे अल्कोहल में ओल 2 पे लगा हुआ है, तो आपको लग सकता है ये 2 डिग्री है, बट उसी 2 पे मिथाइल भी तो लगा हुआ है, उसी कार्बन 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, उसी कार्बन 2 पे ओल भी लगा हुआ है, तो इट इज ए 3 डिग्री। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में से किसी भी दो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना। लुकास टेस्ट कल ये भी दिया था 3 बार लिखने में। लुकास टेस्ट 1 डिग्री शो नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, और 3 डिग्री में टर्बिडिटी आएगी इमीडिएटली। कैसे आती है टर्बिडिटी, OH की जगह पे क्या आ जाता है, Cl। डालना क्या होता है लुकास रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2।
अब लुकास रिएजेंट याद ही नहीं है कि HCl प्लस ZnCl2 होता है। याद करो, याद, मेरी बात मानो, जब मैं 10-10 बार 3-3 बार 5-5 बार बोल रही हूँ, चीजें करके आओ। ये आपने करना था प्रोपेनॉल में, जैसे ही आप HCl डालोगे एंड ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन। और 3 डिग्री में HCl डालोगे ZnCl2, इमीडिएटली टर्बिडिटी बनेगी, इमीडिएटली ClOH की जगह पे जाएगा। नाम लिखो हर चीज के, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और टर्बिडिटी विल कम इमीडिएटली। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो अल्कोहल फिनोल के आपने 10 रिएक्शंस करे हैं ना, आज मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर के अलग क्वेश्चन दूंगी जो आपने प्रिपेयर करके आने हैं। फिर आपका अल्कोहल फिनोल ईथर प्रिपेयर हो जाएगा, 10 रिएक्शन प्रिपेयर होगी ना, केमिकल टेस्ट भी प्रिपेयर हो गए। अब आपने क्या करना है, अल्कोहल फिनोल ईथर के बची हुई रिएक्शंस करनी है, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो नेम्ड रिएक्शन वाली नहीं है, जैसे ईथर की व्हाट इज रिएक्शन विद HI, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अल्कोहल में जब कॉपर डालते हैं 573 केल्विन, मतलब जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज विदाउट नेम्ड रिएक्शन वाली हैं वो सारी गो थ्रू करके आना नोट्स में से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ क्वेश्चन उसी बेस पे आएंगे जो नेम्ड रिएक्शन है। अब जैसे अल्कोहल में कॉपर डालते हैं तो अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, तो मैकेनिज्म मैं खुद कराऊंगी कल मैंने मैकेनिज्म करा लेना है, बट आज आपने क्या करना है, अपने नोट्स ओपन कर लिया, उसमें जो नेम्ड रिएक्शन आ रही है वो तो आप कर ही चुके हो, तो उनके अलावा जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रेपरेशन नहीं, सिर्फ क्या देख के आनी है, ईथर की भी, फिनॉल की भी और अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज गो थ्रू करके आनी है नोट्स में से। उन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो नेम्ड रिएक्शन आ रही होंगी वो छोड़ देना, क्योंकि तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, रिमेटिमिन, कॉल्बी, एस्पिरिन, पिक्रिक एसिड, जो भी आपको दिखेंगे। लेकिन जो उनके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी है, नोट्स मेरे पास है, लेके जाओ, फोटो सेट कराओ, पढ़ो उनको, वो करके आनी है कल। फिर कल क्या होगा कि जो क्वेश्चन आज मैंने जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि वो नेम्ड रिएक्शन से रिलेटेड नहीं थे, वो करवा के मैं मैकेनिज्म क्लब करवा दूंगी, तो आपका फिर एक दिन अल्कोहल फिनोल ईथर का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द सैंपल पेपर 4 जो हम कर रहे थे। गाइस देखो, इफ यू हैव कम टू टॉक इन द क्लास, Bhavishya, you want to go out? So yesterday we were doing sample paper 4. मैं 4 के पीछे क्यों पढ़ी हूँ, क्योंकि जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा मैं उसका टेस्ट लूंगी, सेम सैंपल पेपर का, सेम सैंपल पेपर। आप कहोगे कि मैम खुद करा के उसी चीज़ का टेस्ट लेंगे, यस आई विल टेक। जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, कल हमने डिस्कस करी थी 2 केस स्टडीज, एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की करी थी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की करी थी जिसमें ना सिर्फ हमने नॉन्स इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल करा था, और ये भी देखा था कि नॉन्स इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि E की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ाओ या मेटल के आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एनालिसिस भी करी थी हमने। सो वी शुड नो द रिएक्शन, नॉट जस्ट द फॉर्मूला बट इट्स फिजिकल मीनिंग ऑल्सो। उसके बाद हमने करी थी ये वाला अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर करा था। हाँ, अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आओ 24। अब देखो, अब तो मैंने सैंपल पेपर वाला ही क्वेश्चन उठाया ना, जान के तो नहीं अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन उठाया। व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, रीमर्टिमेन। सो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन उठा रही हूँ। जब आप सैंपल देखो, तीसरे चौथे सैंपल पेपर तक तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो फिनोल क्या बनाएगा, OH के साथ CHO, सैलिसिलडी, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज रीमर्टिमेन। रट लो रीमर्टिमेन,
अगली क्या बनेगा? फर्स्ट का फिनोल में जब क्लोरोफॉर्म डालोगे पहले NaOH H को Na लगाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, फिर क्लोरोफॉर्म उसकी ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, लेकिन 2Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगी? OH वाटर बना के उड़ जाएगा, तो पीछे के क्या बन जाएगा? अब जो मेरा अच्छा बच्चा होगा वो इसको सैलिसिलिटी भी लिखेगा और इसका IUPAC नेम भी लिख के आएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि टीचर को सोचना ना पड़े, टिक लगाते हो उसको लगे कि हाँ हाँ इसे सारा ही लिखा हुआ है, दिस इज सो गुड। अगली बता तनिष, फिनोल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH, कोई रिएक्शन की याद आई CO2 को देख के? CO2 पहली रिएक्शन कॉल बी, CO2 COH बन जाएगा ना, सैलिसिलिक एसिड। अगर आपको CO2 देख के कॉल्बी रिएक्शन नहीं आई याद तो फिर चिंता का विषय है ये बात चिंताजनक है। अब कल के बाद भी अगर आपको CO2 और NaOH, क्योंकि CO2 ऑर्थो पे चला जाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ COH, व्हाट इज विच? सैलिसिलिक। कल क्यों बोली थी तीन बार रिएक्शन लिखो? कल अल्कोहल की बोली थी, कल एल्डिहाइड की बोलूंगी, तब जाके एक टाइम आएगा जब आपको सारी ऑर्गेनिक्स आने लगेगी। लेकिन अब कल रिएक्शन लेने के बाद भी CO2 को देखे तुम ब्लैंक हो, तो दैट मींस 3 बार लिखने से भी कोई फायदा ना, 5 बार लिखो, फिर 10 बार लिखो, पीछे बढ़ जाओ कि मेरे को तो याद होते रहेगी। क्लियर है? आई याद कि CO2 डाल रहे हैं तो ऑर्थो पे जाएगा, COH बनेगा, क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, कॉल्बीज। ये रिमल्टिमिन है, ये कॉल्बी रिएक्शन है। अगला C पार्ट कौन बताएगा? फिनोल को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, NO2 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पिक्रिक मतलब कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि यू ओपन एनी सैंपल पेपर, यू ओपन एनी क्वेश्चन बैंक, द क्वेश्चन पॉप्स अप, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। तो इसमें क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। कम टू 23rd क्वेश्चन नाउ। Write an expression that relates the molar conductivity of a weak electrolyte to its degree of dissociation। कोलराज ने अल्फा निकालने का फॉर्मूला दिया था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? वेरी गुड भविष्य, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। फॉर्मूला यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको डिनोमिनेटर में रखो, जिस कंसंट्रेशन पर आपने अल्फा निकालना है वो वाली मोलर कंडक्टिविटी ऊपर लिखो। वेरी गुड भविष्य, वेरी गुड। तो इसमें उसने कोई बहुत टॉप की चीज नहीं बनाई, जिसने कोलराज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रखी हैं कि कोलराज लॉ ने बताया था कि एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हो, सम ऑफ कैटायन एंड, जैसे अगर आपने CH3COH की निकालनी है तो उसने कहा था कि क्या करो, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। लेकिन उसकी दूसरी ही एप्लीकेशन थी कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोमिनेटर में रख दो और जिस कंसंट्रेशन पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हो वो वाली मोलर कंडक्टिविटी ऊपर लिख दो। तो अब एक तरह से वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन कैसे बना दिया? राइट एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट टू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चा सोचेगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूछा, अरे वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं कोलराज लॉ की सेकंड एप्लीकेशन का कि अल्फा कैसे निकालते थे, लैम्डा अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। अच्छा कोई पूछ ले लैम्डा कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। कई बार ये भी नहीं दे रखा होता मोलर कंडक्टिविटी, उसकी जगह कंडक्टिविटी दे रखी होती है, तो आप कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी करके लैम्डा निकालते हो। और नीचे वाली लैम्डा इंफिनिटी कैसे निकालते हो? कैटायन प्लस थर्ड पार्ट, बी पार्ट स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे ने क्या कहा था कि कैथोड और एनोड पे जो मास डिपॉजिटेड होता है इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ, वेरी गुड तनिष, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? I इंटू टी। तो क्या फॉर्मूला था फैराडे फर्स्ट लॉ का? Z, वेरी गुड, ZIT।
क्योंकि मैं बोलते थे कि मास डिपॉजिटेड इज या वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं? करंट इनटू टाइम। और मैंने तो आपको ये भी बताया था कि अगर मास डिपॉजिटेड निकालना आ जाए, करंट आपको दिया होगा, टाइम आपको दिया होगा, जेड आपको दिया नहीं होगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि जेड इज ए अपॉन एन एफ। जिस मेटल का मास डिपॉजिटेड निकालना है उसका एटॉमिक मास अपॉन एन एफ। अब अभी बातें कर रहे हो, कल को फिर जब मास डिपॉजिटेड का न्यूमेरिकल आएगा फिर ब्लैंक हो जाओगे। मैं एक एडिशनल चीज बता रही हूँ, नॉर्मली जब इसका न्यूमेरिकल आता है तो जेड दे नहीं रखा होता और बच्चों को जेड का फॉर्मूला नहीं याद होता। जैसे सिल्वर का मास डिपॉजिटेड निकालना है तो उसका एटॉमिक मास ऊपर लो, एन की वैल्यू क्या लोगे? सिल्वर के केस में सिल्वर का वैलेंसी क्या होता है? 1 पॉजिटिव। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं कि सिल्वर का मास डिपॉजिटेड निकालना हो तो करंट और टाइम तो दे रखा होगा, जेड निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास ऊपर, एन की वैल्यू मतलब कितना चार्ज है, और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? एजी के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है ना, वो तो उसकी वैलेंसी है। कॉपर 2 पॉजिटिव होता तो 2 लेते, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता, वो तो आप जो सब्सटेंस इनटू कंसिडरेशन होगा उसकी वैलेंसी खुद जज करोगे ना। सिल्वर नेवर शोज Ag2 पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज शोज 1 पॉजिटिव। एंड इवन इफ यू आर नॉट क्लियर, आपको वहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला दे रखा होगा, जैसे AgNO3, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव होता है तो Ag के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? 1 पॉजिटिव। सो द थिंग्स गेट क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ। अब ये बताओ, सी पार्ट है ना, कौन बताएगा कि अगर मुझे एक कॉपर 2 पॉजिटिव को चेंज करना है? तुषार तू बता सकता है? एक कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में चेंज करना है तो कितने फैराडे देने पड़ेंगे? पहले तो ये बताओ, एक कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में चेंज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा? सो इजी ना, बट यू डिडंट नो बिकॉज यू डोंट स्टडी। कितनी बार बता रखा है कि फैराडे के ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना होता। W इक्वल टू जेड आई इंटू टी नहीं लगा, कोई फैराडे का सेकंड लॉ नहीं न्यूमेरिकल लगा। इतनी बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एक एल्यूमिनियम में चेंज करना है, कितने फैराडे लगेंगे? अरे उसका चार्ज देख लो, 3 पॉजिटिव है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 3, तो 3 फैराडे। इसमें पता लग रहा था कि एक कॉपर 2 पॉजिटिव को इसकी रिएक्शन में लिख सकते थे आप कि 1 कॉपर 2 पॉजिटिव नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू मूव 1, सो दैट मीन्स charge on 1 electron is 1 Faraday, 1 mole of electron, so charge on 2 electron will be 2 Faraday। और अगर उन्होंने कूलम में पूछा होता तो 96500 से मल्टीप्लाई करके कूलम में आ जाएगा। Can we consider this question as tough? Are they tough? So only lack of learning the things, lack of notes इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर आपने नोट्स पढ़ रखे होंगे, समटाइम स्टूडेंट्स आते हैं नोट्स आर इंपॉर्टेंट और PYQs आर इंपॉर्टेंट, तो ऐसे कि यार PYQs कर लो, और बच्चे को नोट्स आते ही नहीं होते, फिर उससे PYQs भी क्या होंगे? तो पहले तो नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके नोट्स एक बार याद हो गए फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सो दैट यू शुड नो कि आप इंप्लीमेंट कर भी पा रहे हो। सो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट पहले नोट्स है, क्योंकि अगर नोट्स आते होंगे तभी क्वेश्चन निकलेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आपको होगा। नोट्स याद नहीं होंगे तो सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनको अभी हम ऑर्गेनिक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने 2-2 चैप्टर उठाने शुरू करो। कुछ नहीं पता लग रहा, फायदा हो रहा नहीं, और अपने नोट्स याद करो कि आज मैंने इस चैप्टर के नोट्स लर्न करने हैं, आज इस चैप्टर के नोट्स। अब देखो, मैं यहाँ पे 40 बच्चों को पढ़ाऊंगी, है ना, तो मेरा मंत्रा हर बच्चे के लिए नहीं चल सकता, हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो जो मैं काम दे रही हूँ वो तो आपने करना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके अलावा ट्यूशन के अलावा अपनी एडिशनल तैयारी करो ना। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक्स चल रही है, आप अपने दिमाग में बताओ कि आज मैंने D&F ब्लॉक शुरू करना है, मैं 3 दिन में अपने सारे नोट्स लर्न करूंगा, फिर अगला चैप्टर उठाओ, अगला आपको एक एडिशनल तैयारी भी करनी पड़ेगी मेरे से, सो दैट जब मैं पूरे चैप्टर्स के सिलेबस का टेस्ट लूंगी तो आपके ऑलरेडी वो चैप्टर पढ़ रखे होंगे आपने। तो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 1 महीने में सारा कुछ करा दूं, बट अगर आप मेरे से थोड़ा वीक चल रहे हो या आपको खुद को ये लग रहा है कि मेरे से सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, अपनी इनऑर्गेनिक, अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ो। नोट्स भी कैसे पढ़ने हैं?
यू डोंट हैव टू रीड, ये आपका नोट है, आपको रीड नहीं करना, आप सोल्यूशन चैप्टर कर रहे हो या डी एंड एफ कर रहे हो। डी एंड एफ में चलो अपनी थ्योरी पढ़नी लगी, वाई जिंक कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन बिकॉज दे आर फुल्ली फिल्ड, ऐसे पढ़ रहे हो। उसके बाद कोई रिएक्शन आ गई, कॉपी पेन रिएक्शन में लिखो। जो चीज़ आपको थ्योरी भी याद नहीं हो रही उसको लिखना शुरू कर दो, नोट्स और कॉपी पेन। अगर पता क्या मेरे को, जैसे मैं तो ऐसे डिफरेंट कलर, कोई रेड कलर का पेन उठा लिया, अच्छे पेन लेके आती थी कि जिसे लिखने का मन करे। ये आपको अपना इंटरेस्ट खुद बनाना है। अगर वो पेन चेंज करके, अच्छा पेन यूज करके, कोई कलर पेन चेंज यूज करके, चौक बोर्ड यूज करके, जैसे आपको मजा आए आपको वैसे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट तो आपको खुद बनाना है। रात को कॉफी का मग उठा के बैठो, बुक खोलो, नोट्स खोलो, पेन उठाओ, 2 घंटे आपने देने हैं। इससे यू हैव टू डेवलप लव फॉर द स्टडी। ओनली मार्क्स तो ऐसे भागे भागे आएंगे, अगर मार्क्स के पीछे भागोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। चलो अगला करते हैं। चलो ये कौन बताएगा? तुषार तू बोलता है मैं तेरे को मौका नहीं देती, अब मैं तेरे को मौका दे रही हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स है Na3B3, हेट्रोलेप्टिक मतलब 2 अलग अलग लिगेंड है, ए भी है बी भी है, एक ये तो है नहीं, एक ही लिगेंड है तो होमोलेप्टिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें ना M की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 दे रखी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पहले तो तू ये बता कि ए और बी के ऊपर कितना कितना चार्ज रहा होगा। उन्होंने चार्ज दे नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ मेटल का चार्ज दे रखा है और आपने ए और बी का चार्ज गैस करना है। उन्होंने बता नहीं रखा कि ए क्लोरीन है, फिर तुम गैस कर लेते -1। फिर आप कैसे गैस करोगे कि ए के ऊपर कितना चार्ज होगा, बी के ऊपर कितना? वेरी गुड, पहले इसने देखा कि ना ओवरऑल तो 0 है, ठीक है। अब आगे क्या अप्रोच है? अगर ओवरऑल 0 है तो मतलब इस +3 को कैंसिल करने के लिए कितना होना चाहिए? -3। अगर ओवरऑल 0 है, अगर इसके ऊपर +3 है तो इन दोनों में से किसी एक का कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, क्योंकि वो 3 है ना। -1 होगा तो 3 का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? -3, तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि ए का तुम अज्यूम कर लो कि ए या बी में से किसी एक का तो -1 रहा होगा। इतनी बात समझ आती है कि अगर ओवरऑल 0 है, मेटल का +3 है और दोनों लिगेंड कितने कितने हैं? 3 तो चाहे ए का -1 अज्यूम करो उसका भी -3 हो जाएगा, चाहे बी का -1 अज्यूम करो उसका भी -3 हो जाएगा। तो अगर तुमने ए का -1 अज्यूम कर लिया तो 3 ए है तो 3 ए का कितना हो गया? तो -3 +3 करके कितना हो गया? तो बी का कितना रखोगे? बी का तो 0 ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बी को तुमने -1 दे दिया फिर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। यानी कि ए और बी में से एक को तुम्हें कितना चार्ज देना पड़ेगा? 0, और एक को कितना देना पड़ेगा? -1, ताकि उसका 3 × -1 होके कितना हो जाए? उसका -3 करना क्यों है? क्योंकि मेटल का आपको कितना दे रखा है? +3, तो +3 तभी कैंसिल होगा ना जब उसको कितना चार्ज मिलेगा? -3। तो ये थोड़े ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है, बट उतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुषार इसमें पूछा था कि मेटल की डेंसिटी बता दे। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स जुड़े हुए दिख रहे हैं? 3A के 3B के टोटल नंबर, नॉट लाइक टाइप। अब देखो डेंसिटी पूछा, मैं वो भी नहीं आ रही। So simple, you just have to count the number of ligands. अब predict the denticity, बच्चा कहेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, it is not tough. 6 डेंसिटी है, चार्ज ए और बी का आपने लिखना है, one of them is -1, the other has to keep 0. अब आपको कि मैम ए का ही -1 क्यों किया? अब बी का ले लो, one of them has to be minus, the other has to be 0. अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनकी ये ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, इसके 2 के स्ट्रक्चर बना दो। मैंने साफ बताया था कि जब भी 3 लिगेंड एक तरह के हो, 3 लिगेंड एक तरह के हो तो वो सिस ट्रांस नहीं शो करते, वो शो करते हैं फेशियल मेरिडिनल, फेंक के मार। और बनाने कैसे सिखाए थे? देख लो बनाने कैसे दिखाए थे। 6 लगाने है ना, ए तीनों एक साइड लगा दोगे तो ये फेशियल बन जाएगा। और इसका दूसरा आइसोमर, अगर आप 3 एक साइड लगाने की जगह एक को अदला बदली कर दो, मतलब ये बन जाएगा मेरिडिनल, फेंक के मार। जब 3 लिगेंड इकट्ठे इकट्ठे लगाओगे ये फेशियल क्यों बनेगा? इट विल अपीयर एज इफ इट इज ऑन अ सेम फेस ऑफ अ ऑक्टाहेड्रल। ये करके नहीं दिखाना है, तो मैं समझा रही हूँ कि जब 3 लिगेंड एक तरह के होते हैं वो सिस ट्रांस नहीं शो करते। इसके लिए तो 2 लिगेंड एक तरह के होने चाहिए, सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड। अगर 2 ए होते और 4 बी होते फिर ये कौन सा आइसोमर शो करते? सिस एंड
दो ए को साथ साथ रख देते, दो ए को साथ साथ रख देते, बाकी बी 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 वो सिस बन जाता। दो ए को ऑपोजिट रख देते, बाकी बी 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 वो ट्रांस बन जाता। लेकिन जब मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया तो मैंने क्लैरिटी से बताया था कि गाइस अगर फॉर्मूले में तीन लिगेंड एक तरह के दिखे, तीन लिगेंड एक तरह के दिखे, तो वहां पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, ये शो करेगा फेंक के मार, फेशियल एंड मैरिडिनल। और उसको बनाने का तरीका बहुत सौखा है, तीन लिगेंड साथ साथ रख दोगे तो दे विल कम ऑन अ फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हिच यू डोंट हैव टू शो, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए फेस बनाया है। और ये बन जाएगा फेशियल। ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा तनिष? और अगर इस ए को अदल बदल कर दोगे, वन ऑफ द लिगेंड की पोजीशन अदला बदली कर दोगे, तो ये कौन सा बन जाएगा? मैरिडिनल। तो जिस बच्चे ने नोट्स में पढ़ रखा होगा कि तीन लिगेंड एक टाइप के, तीन लिगेंड एक के टाइप के, वो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं? सिस ट्रांस या फेशियल मैरिडिनल? तो उसको देख के नहीं पता लगेगा। मेरे को तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हैं। A3B3 देख के वैसी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा A3B3 मतलब सिस ट्रांस नहीं है। ये कौन सा शो कर रहा है? फेक एंड मर, फेंक के मार, फेशियल एंड मेरिडिनल। तो आज हमने थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी करे हैं, थोड़े से अल्कोहल फिनोल ईथर के बेस पे भी क्वेश्चन करे हैं। आज मेरी तरफ से होमवर्क क्या है कि जिन्होंने अल्कोहल फिनोल ईथर की कई वाली 10 रिएक्शंस इंक्लूडिंग केमिकल टेस्ट पढ़ ली हैं, वो आज नोट्स में से वो केमिकल टेस्ट केमिकल रिएक्शंस गो थ्रू करके आना जो नेम्ड वाली नहीं है, क्योंकि उनसे भी तो क्वेश्चन आने हैं, वो भी तो पार्ट ऑफ द सिलेबस है। कल मैं आपको मैकेनिज्म करवा के अल्कोहल फिनोल ईथर क्या करवा दूंगी, कंक्लूड, और साथ में कुछ सैम्पल पेपर ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इतना करके लग रहा है कि मैं थोड़ी सी एडिशनल तैयारी शुरू करूं, तो ऑर्गेनिक्स तो मैं करा ही रही हूं, आप इनऑर्गेनिक D&F शुरू कर लो घर पे, 2 दिन में कंप्लीट करो, तो थोड़ी एडिशनल तैयारी भी अपनी करते रहो। ओके, see you tomorrow with revision of all the chemical properties of alcohol, phenol and ether. नोट्स मेरे ना नोट्स एक तो एरिक लेके गया हुआ है, एक मिनट को, हाँ जी